हम सभी लोग जानते हैं कि गरीबी एक अभिशाप है, लेकिन एक पुरानी कहावत ये भी है कि हम गरीब पैदा तो हो सकते हैं, इस पर हमारा कोई जोर नहीं है, लेकिन अगर हम चाहें तो गरीब मर नहीं सकते। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम मेहनत करें, अपनी काबिलियत से, अपनी मेहनत से उस गरीबी को हम दूर कर सकते हैं। ये एक पुरानी कहावत है कि इंसान गरीब पैदा तो होता है, इस पर उसका कोई जोर नहीं, लेकिन अगर चाहे वो तो अपनी मेहनत और काबिलियत से गरीब मर नहीं सकता है। लेकिन जरा सोचिए कि मेहनत और काबिलियत होने के लिए एक स्वस्थ शरीर का होना बहुत जरूरी है। अब आप ये बात सोचिए कि अगर आपके पास स्वस्थ शरीर ही ना हो या आपका शरीर विकलांग हो, ऊपर से गरीबी भी हो, तो जीवन यापन कितना कठिन हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं अमित। स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए ब्लॉग में, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी जिसमें मैंने अमन और पूजा की आपको स्टोरी बताई थी। वो स्टोरी तो मैंने सुनी थी, हालांकि वो सच्ची कहानी बताई जा रही थी, तो मैंने सुनी थी, मुझे अच्छी लगी, वो मैंने आपको सुनाई थी और आप लोगों ने भरपूर प्यार दिखाया, उस पर अच्छे अच्छे कमेंट भी किए और वो स्टोरी अब भी चल रही है। लेकिन आज जो स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये ना तो सुनी सुनाई है और ना कहीं से किसी ने बताई है। ये सच्ची घटना है जो मेरे साथ रहने वाले एक व्यक्ति के साथ घटी है और बिल्कुल आंखों देखी मेरे ही मोहल्ले और पड़ोस की बात है। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, एक ब्लॉग में और एक शॉर्ट वीडियो में भी एक व्यक्ति का जिक्र किया था जिनका नाम था उमा शंकर, जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं और उनकी उम्र लगभग 50 या 55 साल होगी। वो हमारे साथ उठते बैठते हैं, उनसे हमारा परिचय काफ़ी पुराना है, मतलब हमारा परिचय या हमारे पिताजी का परिचय काफ़ी पुराना है। उनके बारे में जानने से पहले मैं उनके कुछ अतीत के बारे में आपको बता दूं कि उमा शंकर के जो पिताजी थे, उन्होंने 2 शादियां की थीं और उन 2 शादियों से उनको 4 संतानें मिली थीं, जिसमें उमा शंकर और उनके एक छोटे भाई राम शंकर एक माता की संतान थे। इनकी जो बड़ी माता जी थीं वो पहले ही एक्सपायर हो चुकी थीं, लेकिन इनकी जो सगी माता जी हैं वो इनके साथ ही इस समय रहती हैं, जिनकी उम्र लगभग 90 से 95 साल होगी और वो बहुत ही जर्जर अवस्था में है, वृद्ध अवस्था में है। उम्र के हिसाब से आप लोग आइडिया लगा सकते हैं। और उमा शंकर जन्म से ही विकलांग थे, यहाँ तक कि इस तरीके से शारीरिक विकलांग थे कि इनका अपने हाथ पैरों पर कोई कंट्रोल नहीं है और इनकी जो निगाह है वो एक जगह पर ठहरती नहीं है। तो सब कुल मिला के काम करने के लिए मनुष्य को इन्हीं सब चीज़ों की जरूरत पड़ती है कि कम से कम हाथ पैर सही हों, अगर सारे सही ना हो तो कम से कम एक पैर एक हाथ तो सही हो, या उसके अलावा अगर उसको देखना है तो कम से कम उसकी निगाह तो ठहरे। इन्हीं सब शारीरिक विकलांगताओं के चलते उमा शंकर कुछ नहीं कर पाते हैं और पूरी तरीके से एक अपाहिज व्यक्ति का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। विकलांग होना, गरीब होना उमा शंकर के लिए मुसीबत यही नहीं थी, बल्कि इनके साथ धोखा भी बहुत हुआ। इनके सारे भाई जो थे, उनमें से इनसे जो छोटे थे वो और इनके बड़े भाई जो थे वो सब अपना अपना परिवार लेके यहाँ की जमीन जायदाद को बेच करके, इनके हिस्से की भी जमीन को बेच करके और सब लेकर बाहर रहने चले गए। इनके पास कोई नहीं रह गया। ये केवल एक कमरे के मकान में, एक कमरा या छोटा सा आंगन कह लीजिए, उसमें इनकी माता जी 90-95 साल की और ये केवल 2 ही व्यक्ति रह गए और एक दूसरे के पूरक हैं। बस यही एक दूसरे का सहारा है। कोई देखने तक नहीं आता है, कोई इनकी मदद करना तो दूर है, कभी हालचाल तक नहीं लेता है कि हमारे यहाँ भी कोई हमारे भाई या हमारी माता जी हैं। आज का ज़माना वो है कि जब आदमी अपने अपने परिवार में मगन हो जाता है तो वो अपनी माँ, अपने बाप या इस तरह से विकलांग कोई अगर अपना भाई है तो उसको भूल जाते हैं, अपने परिवार में व्यस्त हो जाते हैं। तो उमा शंकर के साथ बहुत बुरा हुआ। इस समय उनके पास जीवन यापन करने के लिए कोई साधन नहीं है। यहाँ तक कि जिस आदमी ने इनका बैनामा कराया है मकान का, उसने इनको अपनी बातों में उलझाकर इनकी पेंशन के जमा जो रुपए थे 4 से 8 हज़ार जो भी थे वो तक इनसे ले लिए। इनके पास किसी तरह का कोई पैसा नहीं है। वो तो मोहल्ले और पड़ोस में लोग ऐसे हैं या बाजार में लोग ऐसे हैं कि इनको जो है खाने पीने की किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते। पिछले 40-45 दिन से उमा शंकर 2 समोसे सुबह और 2 समोसे शाम को खा रहे हैं, उसके भी रुपए उधार हैं। जब इनकी कोई पेंशन आएगी या कोई किसान सम्मान निधि आएगी तब वो पैसा ये देंगे। इसके साथ बहुत बुरा हुआ और गरीबी तो थी ही, उसके बाद में शारीरिक विकलांगता इनके जीवन में एक बहुत बड़ी बाधा बनकर आ गई कि ये कोई कार्य करने में भी सक्षम नहीं है, जो कहीं पे लग के 150 रुपए की दिहाड़ी पर कुछ काम ही करने। इनका जीवन अब आगे कैसे कटेगा वो तो भगवान जाने। हम लोगों से जितना हो सकता है उतनी मदद करने की हम लोग कोशिश करते हैं। आप लोगों को ये कहानी सुनाने का उद्देश्य मेरा यही है कि आप लोग बताएं कि इनके मैटर में क्या हो सकता है, क्योंकि एक दिमाग से 10 दिमाग ज़्यादा बढ़िया काम करते हैं। मतलब मेरे दिमाग में अगर कोई आइडिया आ रहा है तो हो सकता है मुझसे बेटर आइडिया आपके दिमाग में आ जाए। तो आप लोग इस कहानी को ध्यान से सुनिए और अपनी राय जरूर बताइए। अब कहानी ये है कि अभी कुछ साल पहले से ही, आज से लगभग 2-3-4 साल पहले, उमा शंकर मेरे पास आए और कहने लगे कि क्या तुम मेरी और मेरी माता जी की आजीवन देखभाल कर सकते हो अगर मैं अपने मकान की वसीयत और खेत की वसीयत तुम्हारे नाम पर कर दूं। उमा शंकर ने जब ये प्रस्ताव मेरे सामने रखा तो मुझे बड़ा अजीब लगा और मैंने उनसे कहा कि उमा शंकर अभी इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी तुम
इतने भी वृद्ध नहीं हुए हो कि तुम्हें दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना पड़े। हालांकि ये बात अलग की थी कि माताजी उनकी 90 और 95 साल की उम्र में भी घर का कामकाज देखती थी, खाना पीना बनाती थी, जिस तरह भी बना सकती थी। और उमा शंकर भी चल फिर तो लेते ही थे। उमा शंकर शारीरिक रूप से इस तरह से विकलांग हैं कि वो नॉर्मल जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन वो कार्य कोई नहीं कर सकते हैं। तो इस कारण से उनको और उनकी माताजी को केवल सरकार के द्वारा दिए गए राशन पर और जो उनकी पेंशन आती है, उनकी माताजी की जो वृद्धावस्था की पेंशन आती है और उमा शंकर को विकलांग पेंशन जो मिलती है, उसी से वो अपना गुजारा करते हैं। इसके अलावा उनके पास आय का कोई स्रोत नहीं है, क्योंकि उमा शंकर कुछ कर नहीं सकते हैं और माताजी तो इतनी वृद्ध हैं कि वो कर ही क्या पाएंगी। तो सब कुल मिला के अभी सरकार ने जो है 1000 रुपये महीने की पेंशन कर दी है, तो दोनों लोगों को मिला के 6000 रुपये 3 महीने में मिल भी जाते हैं। नहीं तो आप ये सोचिए कि जब 500 रुपये मिलते थे और वो 6 महीने में आते थे, तब किस तरह से गुजर बसर होती होगी। लेकिन फिर भी इन सब चीज़ों के बावजूद मैं उमा शंकर को इस बात का दिलासा देता रहता था कि उमा शंकर, कम से कम तुम्हारे हाथ पर सलामत तो हैं, तुम चल फिर तो सकते हो, तुम्हारे पास 2 लोग हैं केवल, तुम और तुम्हारी माताजी, राशन इतना मिल ही जाता है और उसके बाद में ये जो पेंशन 6000 रुपये आ रही है, तुम लोगों के गुजर बसर के लिए काफ़ी है। अभी तुम सब ये काम ना करो, अपनी वसीयत मकान या खेत किसी के नाम ना करो, क्योंकि आज की तारीख में अगर मैंने तुम्हारी बात मान के तुम्हारी वसीयत अगर अपने नाम करवा भी ली, खेत और मकान अपने नाम लिखवा लिया, जो कि 1 सवा बीघा इनके हिस्से में पड़ता है खेत और 1 मकान है, तो अगर वो मैंने करवा भी लिया, तो मैं कितना भी अच्छा तुम्हारे साथ बर्ताव करूंगा, जो मैं खाऊंगा तुमको खिलाऊंगा, जो पहनूंगा वो तुमको पहनाऊंगा, जो इलाज दवा में जो भी खर्चा होगा वो मैं सब अपने हिसाब से करूंगा। लेकिन ये समाज इस तरह का नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लोग एक काम किसी का होता है तो उसको देख नहीं सकते हैं, वो तुरंत ही तुम्हें इस बात के लिए भड़काएंगे कि देखो तुम्हें इस तरह से कपड़े पहना रहे हैं, तुम्हें इस तरह का खाना दे रहे हैं। यहाँ तक कि अगर आज की तारीख में अगर तुम बीमार हो जाते हो या माताजी बीमार हो जाती हैं, तो तुम सरकारी अस्पताल से दवा लाकर ठीक हो जाते हो, और कल को मैंने अगर तुम्हें किसी मेडिकल स्टोर से भी दवा ला के दी या किसी प्राइवेट डॉक्टर से भी दिखाया तुम्हें, तो लोग यही कहेंगे कि पूरी जमीन जायदाद ले ली उसकी और उसकी हालत इतनी खराब है, उसको कानपुर जाना चाहिए, तो उसको यहीं दवा दे के और उसको बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं, ताकि ये लोग जल्दी इस दुनिया से जाएं और पूरी जमीन जायदाद पर कब्जा हो जाए। हमने कहा लोगों की सोच ये है और इसलिए तुम्हें अभी ये काम नहीं करना चाहिए। अभी जब तक तुम्हारी गुजर बसर हो रही है तब तक करो, आगे फिर देखेंगे क्या करना है। लेकिन उमा शंकर को अपने भविष्य की बड़ी चिंता बता रही थी और उसने ये प्रस्ताव सभी लोगों के पास रखा, लेकिन किसी ने भी इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। कारण ये था, एक तो मैंने जो आपको बताया कि कोई भी ये नहीं चाहता था कि आगे चलकर अगर वो ये काम ना कर पाए तो लोग ये कहें कि एक वृद्ध माता और एक विकलांग मनुष्य का फायदा उठाया, उनकी जमीन जायदाद अपने नाम करा ली। क्योंकि आज की तारीख में लोग अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाते हैं और आजीवन किसी की सेवा का ठेका लेना बहुत ही एक रेयर काम हो जाएगा, एक दुर्लभ काम हो जाएगा, ऐसा हो नहीं पाएगा। ये आप सब लोग भी अच्छी तरह से जानते होंगे ऑडियंस कि इस तरह का काम करना बड़ा मुश्किल है एक सामाजिक आदमी के लिए, एक सही आदमी के लिए। तो इन्होंने मेरे सर्किल में जितने भी लोग थे उनसे ये बात कही, लेकिन कोई भी इस बात के लिए तैयार नहीं हुआ। इसके बाद में इन्होंने अपने बड़े भाई के जो दामाद थे, मतलब बड़े भाई की जो बेटी थी, उनके हस्बैंड थे, उनको भी ये बात पता लगी होगी, तो वो भी आए, वो भी महीने भर तक इनके घर पर रुके। लेकिन वो इस तरह से आए थे कि उन्होंने सीधे इनके सामने प्रस्ताव ये रखा कि सीधे सीधे हमको बैनामा करो चल के, मतलब ये वसीयत करने के चक्कर में थे, लेकिन वो बोले सीधे बैनामा करो, मतलब जमीन जायदाद जो भी है वो मेरे नाम ही कर दो, उसके बाद मैं तुम्हारी देख रेख करूंगा। तो इसके लिए उमा शंकर ने साफ साफ इनकार कर दिया कि बैनामा तो मैं किसी को नहीं करूंगा, वसीयत चाहूँ तो करवा लो, लेकिन बैनामा नहीं करूंगा। तो वो ये बात सुनकर तुरंत ही उल्टे पैर लौट गए। तो इससे तो यही सिद्ध होता है कि वो सेवा करने नहीं आए थे, वो केवल इनकी जमीन जायदाद को हथियाना चाहते थे। तो सब कुल मिला के बात ये थी कि हमारे यहाँ कोई भी आदमी इस तरह से तैयार नहीं हुआ और हम भी तैयार नहीं हुए। उमा शंकर हमारे पास उठते बैठते थे तो हमें यकीन था कि जिस आदमी ने अपने दामाद को, अब भाई का दामाद हो या भाई का दामाद है तो अपना भी दामाद हुआ, तो अपने दामाद को जब बैनामा नहीं किया तो ये किसी गलत आदमी को बैनामा तो नहीं करेगा। और वसीयत एक ऐसी चीज़ होती है कि आज वसीयत अगर वसीयत की शर्तों के मुताबिक काम हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो उठा के पलट दी जाएगी। तो मैंने कहा चलो ये बात ठीक है। कहानी में मोड़ तब आया कि उमा शंकर ने कुछ दिनों के लिए हमारे पास आना बंद कर दिया। तो मुझे लगा कि कुछ तबीयत वगैरह खराब होगी इसलिए नहीं आ रहे हैं, लेकिन लोगों ने कहा कि तुम्हारे व्यवहारी ने, मतलब ताना देने के हिसाब में तुम्हारे व्यवहारी ने तो जो है बैनामा कर दिया। तो मुझे इस चीज़ का बड़ा आश्चर्य हुआ। तो मैंने पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने कहा ये आदमी जो अपने दामाद को बैनामा नहीं करता है, इतनी बुद्धि तो इसकी काम कर ही रही, वो किसी को बैनामा कैसे कर देगा। तो मैंने कहा बैनामा नहीं, वो वसीयत के लिए कह रहा था, हो सकता है किसी को वसीयत कर दी हो। लेकिन लोगों ने कहा नहीं, ये तो सही बात है, उसने बैनामा कर दिया। तब मैं स्वयं इनके पास गया और मैंने इनसे पूछा तो बात पता चली गाँव के ही एक आदमी को इन्होंने वाकई में बैनामा कर दिया था। और इनका ये कहना है कि उसने जो है, मैंने उससे वसीयत के लिए ही कहा था, लेकिन उसने जो है तहसील में ले जाकर, इनको जानकारी नहीं थी, कागजों पर साइन वगैरह करा के वसीयत बताकर बैनामा करा लिया उस आदमी ने।
और उसके बाद में मैंने कहा इनसे कि चलो ठीक है, अब करवा लिया तो करवा लिया, अब जो तुमने शर्तें अपनी रखी थी तो वो पूरी करें। हालांकि मुझे ये बात मालूम थी कि ये होना बहुत ही मुश्किल है, 2-4 साल में ही इसका नतीजा सामने आ जाएगा। लेकिन 2-4 साल तो बाद की बात है, 2-4 दिन में ही वो नतीजा सामने आ गया। उस आदमी से बैनामा करवा लिया और लड़ाई का बहाना ढूंढने लगा और आखिर एक दिन 1 कप चाय के पीछे वो लड़ाई हो गई। अब आप पूछेंगे कैसे हो गई? उमा शंकर के लिए उसने चाय भिजवाई, उस चाय में चीनी नहीं थी। उमा शंकर ने जब इसकी शिकायत की तो उसने साफ साफ ये कह दिया कि मैंने क्या तुम्हारा ठेका ले रखा है जिंदगी भर का। और इसी बात के पीछे इतना वाद विवाद बढ़ा कि वो बात वहीं पे खत्म हो गई और उस आदमी ने उल्टा इनके ऊपर आरोप ये लगा दिया कि इन्होंने 5 लाख रुपए लेकर हमारे नाम पे ये मकान किया है। अब इन्होंने कहा कि हमारी वसीयत वापस करो, तो उसने कहा वसीयत तो है ही नहीं, बैनामा है। तब इनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई और इन्हें ये बात बाद में पता चली कि उसने वसीयत की जगह पर धोखे से इनसे बैनामा करा लिया। अब उस बात में मुकदमा किया गया, सब कुछ किया गया, लेकिन समस्या इस बात की है कि ये इतने गरीब हैं जो पेंशन पर गुजारा कर रहे हैं और इतने लाचार हैं, कहीं आ जा नहीं सकते हैं, वो इस मुकदमे को कैसे लड़ेंगे? इन्होंने अपने दूर के किसी रिश्तेदार से संपर्क किया तो वो भी जब इनकी मदद करने आया तो वो इस लालच में मदद कर रहा है कि अगर मैंने मकान वो छुड़वा भी लिया तो उसमें से मुझे भी हिस्सा मिलेगा या मैं उसको बेच के कुछ पैसा अपने पास रखूंगा। यहाँ तक कि उस आदमी ने मुझे भी ऑफर दिया, मैंने उमा शंकर को नहीं बताया, मुझसे भी ये कहा कि भाई साहब अगर आप वो मकान बिकवा देंगे तो मैं आपको एक मोटरसाइकिल दूंगा। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं भैया, मैं इस मामले से दूर हूँ, ना मुझे बिक्री करवानी है, ना मुझे उस मामले में पड़ना है। लेकिन सब कुल मिला के अब बात यह है कि ये गरीब आदमी के साथ किसी ने इतना बड़ा फ्रॉड कर दिया, तो क्या ये अच्छी बात है? अब उमा शंकर के सामने हालत ये है कि इनकी माताजी की तबीयत खराब हो गई। पिछले 1 महीने से, 1 या 1.5 महीने से वो अपनी बेटी की लड़की के पास कानपुर में है और वो इनको रख रही है, मतलब अपनी नातिन के पास। और उमा शंकर पिछले 1-1.5 महीने से अपने घर पर केवल 2 समोसे सुबह और 2 समोसे शाम को खाकर गुजारा कर रहे हैं। और ये बात मुझे अभी कल ही पता चली, तब मैंने आज ये वीडियो डालने की बात सोची। उसके बाद में मैंने उमा शंकर से कहा अगर तुम्हारे सामने इतनी समस्या थी तो तुम बता सकते थे, हम लोग कम से कम तुम्हारे खाने पीने का तो इंतजाम कर देते, और हम लोगों ने किया भी। उमा शंकर की कुछ जमीन जायदाद जो है इनके बड़े भाई ने धोखे से बिक्री कर दी और उस पर उमा शंकर के साइन करवा के वो पैसा अपने पास रख लिया। मैं आपको अगले ब्लॉग में दिखाऊंगा उनके घर की कंडीशन, जब उनकी माताजी आ जाएंगी उनकी कंडीशन, उनका पूरा जो रहन सहन है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो सब कुछ मिला के आप लोग ये बताइए मुझे कमेंट करके कि इसमें क्या हो सकता है। एक तो ये कास्ट से एससी हैं, मतलब हरिजन हैं, तो खेत तो इनका इसीलिए बच गया क्योंकि खेत कोई अपने नाम पे बैनामा करवा नहीं सकता है। हरिजन का खेत केवल हरिजन ही ले सकता है, दूसरा कोई नहीं ले सकता। लेकिन मकान हो या प्लाट हो वो लिया जा सकता है, और वही इनके साथ धोखा हो गया और धोखे से प्लाट जो है या मकान जो है वो अपने नाम करवा लिया गया। इनको वसीयत बताया गया लेकिन बैनामा करवा लिया गया। और ये सब हुआ इनकी जल्दबाजी के कारण, और कुछ इनके मन में भी ये लालच आ गया कि हमें जो है अभी तक कोई मिल नहीं रहा था, लेकिन अब अगर कोई आदमी मिला है तो मैं किसी से राय मशवरा ना करूं उसकी, और इन्होंने चुपचाप उसकी बात मान ली। यहाँ तक कि जो आदमी अपने सुबह शाम की सारी खबर मुझे देता था, इस बात की उसने मुझे भनक तक नहीं लगने दी। और जब मैंने उससे कहा तो वो बोला कि भूल गया था मैं। तो मैंने उनसे कहा इतनी बड़ी बात और तुम भूल गए, तुमने तो जानबूझ के मुझे नहीं बताई, तुम्हें ये लगा कहीं मेरा ये काम बिगड़ ना जाए। और काश अगर उमा शंकर ने मुझे ये बात बताई होती तो मैं उनको इस कदम को करने से रोक देता और आज जितनी समस्या इनके सामने हैं वो नहीं होती। इनकी स्थिति वाकई में बहुत ज़्यादा इस समय डावाडोल है। तो साथियों, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, मुकदमा तो अपनी जगह पे है लेकिन इसमें क्या कोई दूसरी सिचुएशन बन सकती है? अगर आपके नॉलेज में हो कि इनका जो है वसीयत बता के बैनामा करा लिया गया और ये साइन वगैरह भी करके आए हैं, तो ये बैनामा कैंसिल हो सकता है? क्या कोई इसका उपाय है? हालांकि मैंने भी अपने वकील मित्रों से बात की है और उस पर कार्य चल भी रहा है, लेकिन आप लोगों को मैंने ये स्टोरी इसलिए सुनाई कि आप लोगों में अगर कोई इस बात की जानकारी रखता हो तो कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना। मिलते हैं आपसे किसी अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।